हिरोशिमा पर गिरा एटम बम हजारों जानें ले गया, मगर कुछ लोगों का यह बाल बांका भी नहीं कर सका। उन्होंने यह मंजर अपनी आंखों से देखा और दशकों तक हिरोशिमा में ही रहे। आज सुनते हैं हिरोशिमा बम त्रासदी की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। छह अगस्त 1945 सुबह 8:15 बजे जब हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिरा, एक फैक्ट्री क्लर्क तोशिको ससाकी अपने सहकर्मी से बतिया रही थी। डॉक्टर फूजी अपने निजी अस्पताल की बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। शहर की दर्जी नाकामुरा अपनी रसोई से अपने पड़ोसी को घर की मरम्मत करते देख रही थी। जर्मन मूल के पादरी क्लिंसबर्ग अपने ईसाई मिशन की छत पर चड्डी बनियान में लेटे हुए जर्मन पत्रिका पढ़ रहे थे। जूनियर सर्जन डॉक्टर ससाकी हाथ में खून का सैंपल लिए अस्पताल के कॉरिडोर में बढ़ रहे थे। पादरी तानीमोतो कुछ सहायता सामग्री उतार रहे थे। कुछ दिनों से यह आशंका थी कि शहर पर B-29 जहाज बम गिराने वाले हैं। जापानी भाषा में इस बम वर्षक जहाज को आदर से बी-सान यानी श्रीमान बी कहा जाता था। यह जापानी भाषा का दोष कहा जा सकता है कि आक्रमणकारी को भी आदर से बुलाते हैं। श्रीमान बी ने जब बम गिराया और हजारों लोग मारे गए, तब भी अमेरिका के लिए उस कदर आक्रोश नहीं महसूस किया गया कि दशकों बाद उनका कोई जहाज हाईजैक कर लें या न्यूयॉर्क की कोई इमारत गिरा दें। इसे बौद्ध चेतना माना जाए या सदियों का अनुशासन, वे नियति को स्वाभाविक मानते आए हैं, जैसे यह तो एक न एक दिन होना ही था। शायद यह भी एक वजह थी कि एक हफ्ते पूर्व ही स्पष्ट आशंकाओं के बावजूद लोग शहर छोड़कर नहीं भागे। हालांकि जापान सरकार उन्हें नियमित तैयारी करा रही थी कि बम गिरने की सूरत में उन्हें कहाँ छुपना है, कहाँ भागना है, लेकिन कुछ लोग इससे भी तंग आ गए थे। जब बम गिरेगा देखा जाएगा। यूं भी जब बम गिरेगा तो भागने की संभावना कितनी होगी। इस बात की चिंता तो युद्ध लड़ने वाले देशों के महामहिम करें कि बम गिरने की नौबत ना आए। शहर के किसी दर्जी, डॉक्टर या पादरी के बस में आखिर है ही क्या। इसलिए जब बम गिरने के पूर्व मध्य रात्रि में रेडियो पर घोषणा हुई कि सुबह हिरोशिमा पर बम गिराए जा सकते हैं, लोग नहीं भागे। हिरोशिमा एक जापानी हाथ पंखे आकार का शहर था। ओटा नदी की 7 शाखाओं ने इसे 7 द्वीपों में बांट रखा था। शहर के केंद्र में कुछ 3 लाख लोग बसते थे। वहां के घर जापानी घरों की तरह लकड़ी के बने थे, जिनका गिरना और खड़ा होना रोज की बात थी। उस सुबह आसमान में एक सन्नाटा सा था। कहीं किसी युद्ध विमान का नामो निशान नहीं था। मैं गली में सामान उतार रहा था जब आसमान में एक रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे सूर्य की लालिमा पूरे आकाश में फैल गई, पूरब से पश्चिम तक। मैं डर गया, लेकिन मेरे पास इतना वक्त था कि घर में घुसकर बिस्तर के नीचे छुप सकूं। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, न कोई धमाका हुआ, सिर्फ धरती हिली और छत टूटकर गिरने लगा। तानीमोतो उस घटना को याद करते हुए कहते हैं, डॉक्टर फूजी जो छत पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, उन्हें अचानक अपना अखबार पीला दिखने लगा। वह जैसे ही घबराकर खड़े हुए, उनके साथ साथ उनका पूरा अस्पताल सामने की ओर झुकने लगा। अगले ही क्षण वह अपनी इमारत के साथ ओटा नदी में गिर चुके थे। भाग्य से वह न सिर्फ जीवित थे, बल्कि वह हिरोशिमा के उन गिने चुने लोगों में रहे जिन्हें न एक खरोंच आई और न ही कोई दीर्घकालिक रोग हुआ। हड्डियों के उन डॉक्टर पर यह कहावत चरितार्थ हुई, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। पादरी क्लिंसबर्ग को यह स्मरण नहीं कि बम कब गिरा और उस वक्त आसमान का रंग कैसा था। वह कहते हैं, मैं तो छत पर पत्रिका पढ़ रहा था। अचानक मैंने खुद को अपने बगीचे में
चहलकदमी करते पाया। मेरे जांघ से खून बह रहा था और आसपास के सभी मकान ध्वस्त हो चुके थे। संभव है कि मैं भाग कर नीचे आया था, मगर मुझे कुछ याद नहीं। न कोई विस्फोट, न कोई लालिमा, न ही कोई चीख पुकार। जैसे समय का पहिया या स्वयं यीशु मसीह मुझे बचाकर बगीचे में ले आए। डॉक्टर ससाकी की कहानी इन लोगों से अलग है। मैं न हिला न कहीं भागा। मैं जिस तरह खून का सैंपल लिए प्रयोगशाला की ओर बढ़ रहा था वैसे ही बढ़ता गया। मेरे आसपास ताश के पत्तों की तरह दीवारें गिरने लगी, शीशे टूटने लगे। मैं जड़वत खड़ा हो गया और मन में बुदबुदाया, ससाकी कंबारे, यानी ससाकी हिम्मत करो। जब मंजर थमा मैं आसपास लोगों की मदद करने भागा। अफसोस कि अस्पताल का हर व्यक्ति मर चुका था। यह डॉक्टर उस वक्त एक जान भी नहीं बचा सका। वहीं टिन फैक्ट्री की क्लर्क ससाकी, जिनका डॉक्टर ससाकी से कोई संबंध नहीं, को किताबों ने बचा लिया। शब्दशः किताबों ने। मैं उस वक्त फैक्ट्री के पुस्तकालय में बैठी थी। अभी अभी एक सहकर्मी मुझसे बतिया कर निकली थी। तभी मेरे ऊपर पुस्तकालय के अलमीरे गिरने लगे। मैं उन्हें संभालने बढ़ी, लेकिन अगले ही क्षण में सैकड़ों किताबों के नीचे दबी पड़ गई। शायद अगर मैं पुस्तकालय के बजाय किसी और कमरे में होती तो जीवित नहीं बचती। मुझे उस दिन उन किताबों ने बचा लिया। सरकारी प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार उस दिन 78,150 लोग मारे गए, 13,983 लोग गुम हो गए, 37,425 लोग बुरी तरह घायल हुए। लेकिन ये चंद लोग सही सलामत बच गए, वे लोग जिनका एटम बम भी बाल बाका न कर सका। उनमें कुछ तो अगले 4 दशक यह खौफनाक हादसा जेहन में लिए जीते रहे। डॉक्टर फूजी और डॉक्टर ससाकी ने फिर से अपना अस्पताल खड़ा किया। पादरी क्लिंसबर्ग और तानीमोतो ने ईसाई मिशन जारी रखा। तानीमोतो तो अमेरिका के सीनेट में वक्तव्य देने भी गए और दुनिया को चेताया कि यह मंजर कभी दोबारा न हो। दर्जी नाकामुरा भी हिरोशिमा में कपड़े सिलती रही। यह भी एक नियति ही तो है। यह एक खौफनाक प्रयोग था और हिरोशिमा के लोग इस प्रयोग के चूहे। चिकित्सकों को यह अंदेशा नहीं था कि इसके क्या प्रभाव होंगे, कब तक होंगे, कितनी पीढ़ियों तक होंगे। एटम बम से निकली न्यूट्रॉन, बीटा और गामा किरणों ने बम के केंद्र के आधे मील में बसने वाले 95% लोगों को क्षण भर में निगल लिया। जो लोग कुछ मील दूर थे उन्हें पहले तो बुखार और दस्त आए और अगले हफ्ते तक मृत्यु हो गई। वहीं कुछ लोग जो जीवित रहे उनके सर के बाल उड़ गए और वे हफ्तों तक अस्पताल में बीमार पड़े रहे। डॉक्टर फूजी कहते हैं, मैंने कुछ सालों तक एक ही प्रकार की शल्य क्रिया की। लोगों की त्वचा पर पड़ी गांठें काट कर निकाली। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि दरअसल वह गांठें न भी निकालता तो वह समय के साथ ठीक हो जाती, मगर न जाने क्यों लोग इन दागों को मिटाने को आतुर थे। शायद ये उन्हें उस हादसे की याद दिलाती होगी जिसे वे हमेशा के लिए भूल जाना चाहते थे। उन्हें अपने शरीर के अंदर पल रहे कैंसर की उतनी चिंता नहीं थी जितनी इस दृष्टिगोचर गांठ की थी। दशकों बाद स्वयं डॉक्टर फूजी की मृत्यु लिवर कैंसर से हुई, किंतु वह यह मानने को तैयार नहीं थे कि इसकी वजह वह एटम बम था। वह यही मानते रहे कि उस दिन जब बम गिरा उन्हें कुछ नहीं हुआ। वह जीवन भर चुस्त दुरुस्त रहे और उनका व्यवसाय भी प्रगति करता गया। न सिर्फ उनका बल्कि उनके देश का भी। उनके लिए एटम बम तो महज एक लम्हा था जो गुजर गया। वह कहते रहे, मानव इन एटम और हाइड्रोजन बमों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मानव इन एटम और हाइड्रोजन बमों से कहीं अधिक शक्तिशाली है।